पश्चिम बंगाल के 82 अधिवक्ताओं के एक समूह जो कलकत्ता उच्च न्यायालय के साथ साथ विभिन्न जिला अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सभी ने पशु तस्करी को बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने के लिए उचित कदम उठाने की अपील के साथ भारत के मुख्य न्यायाधीश एम वी रमन्ना से संपर्क किया है। याचिका की एक कॉपी केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू को भी भेजी गई है। याचिका में उन्होंने आसनसोल में विशेष सीबीआई न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती के हालिया मामले का हवाला दिया, जिन्हें एक धमकी पत्र प्राप्त किया है कि उन्हें और उनके परिवार को नशीले पदार्थों में बुक किया जाएगा यदि वह तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका को मंजूरी नहीं देते हैं। सीजीआई को लिखे पत्र में वकीलों के इस समूह ने तर्क दिया, चूंकि मंडल सत्तारूढ़ दल के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं, वे विरासत में उस अत्यधिक प्रभावशाली राजनेता के लाभ के लिए न्यायिक अधिकारियों को डराने धमकाने के प्रयासों के बारे में चिंतित हैं। बता दें कि सीबीआई ने टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल को 11 अगस्त को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई के मुताबिक 2015 से 2017 के दौरान बीएसएफ ने 20,000 पशुओं के सिर बरामद किए थे। इन पशुओं की सीमा पार तस्करी की जा रही थी। सीबीआई ने हाल ही में इसी केस में कई जगहों पर छापेमारी की थी। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित महागठबंधन सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। बहुमत के बावजूद सत्ताधारी पक्ष ने वोटिंग की मांग की थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि जब ध्वनिमत से विश्वास मत प्रस्ताव पारित हो गया तो वोटिंग की क्या जरूरत है। हालांकि फिर भी मतदान हुआ और बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया। इससे पहले विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नीतीश कुमार ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने पूछा कि आज आजादी का उत्सव मनाने वाले आजादी के आंदोलन के वक्त कहां थे। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर छापों से नाराज बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग को 3 जमाई करार दिया, जिन्हें बीजेपी उन राज्यों में भेजती है जहां वो सत्ता में नहीं है। राज्य की नवगठित महागठबंधन सरकार द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो समाजवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए प्रयास के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्य में महागठबंधन सरकार का हिस्सा रहे विभिन्न दलों से कुल 31 मंत्रियों को बिहार कैबिनेट में शामिल किया गया है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने 16 अगस्त को राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। 5G सर्विस को लेकर केंद्र सरकार ने घोषणा की है। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उम्मीद है कि 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी और केंद्र सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती हों। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हम 5G सेवाओं को तेजी से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। दूरसंचार ऑपरेटर इस पर काम कर रहे हैं और इंस्टॉलेशन किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें 12 अक्टूबर तक 5G सेवाएं शुरू कर देनी चाहिए और फिर शहरों और कस्बों में इसका विस्तार किया जाना चाहिए। वैष्णव ने कहा कि हमारी उम्मीदें हैं कि अगले 2 से 3 सालों में देश के हर हिस्से में 5G पहुंच जाना चाहिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये किफायती रहे। ये इंडस्ट्री शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 5G नेटवर्क की आसान और सुचारू तैनाती के लिए छोटे सेल, बिजली के खंभे, स्ट्रीट फर्नीचर तक पहुंचाने का प्रावधान है। भारत में 5G सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा और पहले चरण के दौरान 13 शहरों में 5G इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, जिनमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शामिल हैं। सरकार ने पहले ही दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन पत्र जारी करने के बाद 5G लॉन्च के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोनाली फोगाट हरियाणा बीजेपी की नेता और टिकटॉक स्टार हैं, जिनकी गोवा में अचानक मौत हो गई थी। सोनाली के भाई रिंकू ढाका की शिकायत पर पुलिस ने सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोनाली के शव का गुरुवार दोपहर गोवा में पोस्टमार्टम किया गया। वो 23 अगस्त की सुबह गोवा के एक रिसोर्ट में मृत पाई गई थी। वहीं सोनाली के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। साथ ही जीजा अमन पुनिया ने बताया कि पोस्टमार्टम होने के बाद सुधीर और सुखविंदर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम हो चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनाली को कर्लिज रेस्टोरेंट में ड्रग्स दी गई थी या नहीं, तबीयत बिगड़ने पर उसे कर्लिज रेस्टोरेंट के लेडीज वॉशरूम में ले जाया गया या नहीं, यह सब जांच का विषय है। तफ्तीश चल रही है। वहीं परिवार के एफआईआर दर्ज न करने के संबंधी आरोपों पर डीजीपी ने कहा कि पहले शिकायत को वेरीफाई किया गया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई।
यूपी सरकार ने टोमेटो फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसे टमाटर के आकार के फफोले के लक्षण से पहचाना जाता है। राज्य के 75 जिलों में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों यानी सीएमओ के साथ साझा की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि रोकथाम के लिए सबसे अच्छी बात आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना है। माता पिता को अपने और अन्य बच्चों को गले लगाने या छूने के लिए मना करना चाहिए। दरअसल टोमेटो फ्लू नामक ये रोग मुख्य रूप से 10 साल से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। एडवाइजरी में कहा गया है कि टोमेटो फ्लू में अन्य वायरल संक्रमण, बुखार, थकान, शरीर में दर्द और चकत्ते के समान लक्षण होते हैं, लेकिन ये सॉर्स, COV2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से संबंधित नहीं है। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव डॉक्टर अभिषेक शुक्ला ने कहा कि बच्चों में प्राथमिक लक्षण अन्य वायरल संक्रमण जैसे बुखार, चकत्ते और जोड़ों में दर्द जैसे होते हैं। टोमेटो फ्लू एक आत्मसीमित बीमारी है और इसका इलाज करने के लिए कोई विशिष्ट दवा नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प उचित स्वच्छता के उपाय अपनाना है। इसके साथ ही एडवाइजरी में संदिग्ध मामलों से नमूने लेने के तरीकों और इसे लैब में कैसे ले जाया जाए इसका भी उल्लेख किया गया है। बता दें कि भारत का पहला टोमेटो फ्लू का मामला केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को सामने आया था। एक्टर और सुपर मॉडल मिलिंद सोमन कंगना रनौत द्वारा डायरेक्टेड फिल्म इमरजेंसी में सैम मानेकशॉ की भूमिका निभाते नजर आएंगे। कंगना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। कंगना ने लिखा, आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ डायनामिक मिलिंद सोमन को एज सैम मानेकशॉ, वो शख्स जो इंस्ट्रूमेंटल थे भारत पाकिस्तान वॉर में और जिन्हें उनकी ऑनेस्टी, चार्म, एक वॉर हीरो और एक विजनरी लीडर के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि सैम मानेकशॉ ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम रोल अदा किया था। अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े और महिमा चौधरी पहले ही फिल्म के कलाकारों में शामिल हो चुके हैं। वहीं कंगना फिल्म में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। यही नहीं, कंगना फिल्म को डायरेक्ट भी करेंगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.